हो जाते हैं। और धारा 34 से लेकर धारा 44 भारतीय न्याय संहिता पुराने आईपीसी, धारा 96 से लेकर धारा 104 आईपीसी, आत्मरक्षा में गोली चलाते उसमें चाहे एक भी अपराध ना हो, चाहे 40 अपराध हो, चाहे वो संगमरमर के मकान में रहता हो, चाहे झोपड़ पट्टी में रहता हो। जो जितने तर्क है मैं सिलसिलेवार बता रहा हूं आपको। ये कहा लिखा है झोपड़ पट्टी वाले को इम्यूनिटी है, ये कहा लिखा है संगमरमर के मकान में रहेगा पहले उसको मारा जाएगा। मारा नहीं जाता, जो दावतनामा देता है पुलिस को चैलेंज करता है, पुलिस पे आत्मसमर्पण को जवाब वो गोली से देता है, तो गोली के आदान प्रदान में बदमाश मारा जाता, पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। अब सवाल ये उठता कौन कहा जाता है, ये हमारे राजनीतिक मित्रों का स्वविवेक है, वो जाने। लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा, I know you are a proud policeman and you are one of the best we've had in the country. तो मैं कोई आप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, पर ये एक रटी रटाई जो स्क्रिप्ट हमेशा हर एनकाउंटर के बाद आती है, जैसे इस मामले में आई कि भाई उन्नाव के अचलगंज थाने के बेथर गांव में छिपा हुआ है, सुबह के 3 से 5 बजे ललकारा जाता है, पुलिस वाले पर गोली चलती है, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, अनुज प्रताप सिंह ढेर हो जाता है। ऐसे ही मंगेश यादव, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन बताते रह गए कि अरे वो तो घर में बैठा था, उठाकर ले गए, उसके बाद गोली मारी है। ये हर बार वही स्क्रिप्ट और घर वालों के वही बयान क्यों आते हैं? इससे शक तो पैदा होगा ना। ध्यान से सुने, ये एनकाउंटर की एफआईआर है, कोई प्रेम संगीत नहीं है। जहां प्रेम संगीत होता है तो वहां पर हुस्न और इश्क की बातें की जाती हैं, वहां आला नहीं सुनाया जाता है। इसी तरीके से जब एनकाउंटर होता है तो अंधेरे में ही अधिकांश होते हैं। विकास दुबे वाला ये जो आपने अभी बताया वो एक अपनी एक मिसाल है, लेकिन 90% आपने सही कहा, लगभग एक रूपता होती है। एक विद्वान वकील ने यह भी कहा था कि आपकी एफआईआर की नकल ऐसी होती है कि वहां टाइम, प्लेस, थाना बदल दीजिए, स्क्रिप्ट 99% कॉमन होती है कि हमको सूचना मिली बदमाश छुपे हुए हैं, हम भी वहां पे गए और हमने उसको कहा कि तुम आत्महत्या कर दो, उसने आत्मसमर्पण न करके हमारे ऊपर गोली चलाई, हमने भी अपनी जान की परवाह न करके अपनी आत्मरक्षा गोली चलाई। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी के दौरान एक बदमाश मारा गया। हमने अदम साहस का परिचय देते हुए हम भी टूट पड़े और अपनी जान की परवाह न करते हुए हमने बदमाश की एक इनकाउंटर में मारा गया, जिसकी शिनाख्त इसी तरीके से हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर एनकाउंटर होगा, टोपोग्राफी वही है, बैटल फील्ड वही है, सर्कमस्टांसेस वही है, तो एफआईआर की एक रूपता तो रहेगी। और इसकी 4 चरण में स्क्रूटनी होती है, एक कोर्ट में होती है, अभी एक मानवाधिकार आयोग और बात आई विक्रम सिंह जी। पंकज श्रीवास्तव ने यहाँ पर सवाल उठाया था एक, अश्विनी शाही ने तो यहाँ तक भी कहा कि कितने एनकाउंटर में आप गए हैं, पतलून गीली हो जाती वगैरह वगैरह। अब उनकी मर्जी है वो कुछ भी विश्लेषण कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पर 12,964 एनकाउंटर अगर किए जाते हैं 7 साल में, फिर तो ये अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है क्या? यूपी पुलिस से कोई डरता नहीं, एसटीएफ से कोई डरता नहीं, एनकाउंटर की ही नौबत आ जाती। 13,000 एनकाउंटर, हर 13 दिन में एक एनकाउंटर, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा नहीं है। संदीप जी, मैं आपके सामने एक विचार रखता हूं। 2 तरह के जनरल होते हैं, एक होता है बाथरूम जनरल, जो बाथरूम में गिर करके उसकी कमर टूट जाती है, वो भी अस्पताल में होता है। एक होता है बैटलफील्ड जनरल, जिसको गोली लगी होती है, वो गोली निकलवाने सज्जन जाता है। दोनों जनरल, दोनों घायल, एक बाथरूम जनरल, एक बैटलफील्ड जनरल। बाथरूम जनरल वो है कि बदमाशों की सूचना आ जाए तो पहले पूजा पाठ कर दो, गाड़ी में हवा भरवाना शुरू कर दो, और उसके बाद बंदूक में तेल पानी लगाने लगो। अब पूछो भाई बदमाश कहाँ है, तो सब बदमाश तो निकल गए, क्योंकि वो अब इंतजाम ही कर रहे थे कि बदमाश भाग जाए। एक होता है भूखे शेर की तरह टूट पड़ो, जहां मौका मिले गाड़ी में AK-47 500 राउंड तैयार, छूटते ही हम चप्पल पहन के चले जाएंगे, लेकिन 2-2 हाथ होके रहेगा। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। जब आप प्रोएक्टिव होंगे तो मुठभेड़े होंगे। ये अच्छा किया आपने चप्पल शब्द का इस्तेमाल किया। एक तो पुलिस अधिकारी है चप्पल में ही एनकाउंटर करते घूम रहे हैं, उस पर भी बहुत सवाल है। बिल्कुल सवाल है। और ददुआ ठोकिया में हम लोग बैरागी और योगी के भेष में जाते थे, भिखमंगे के भेष में भी जाते थे, क्योंकि मरना थोड़ी था। इसको कहते हैं कैमोफ्लाजिंग। हम विद्वान दोस्तों से पूछेंगे, कंसीलमेंट कैमोफ्लाजिंग की एक किताब है मेजर जनरल बराड़ की, उसको जरा पढ़ लें तो और क्लियर हो जाएगा हम चप्पल क्यों पहनते हैं और क्यों नहीं पहनते हैं, बैरागी का वेश क्यों बनाते हैं, चना जोर धर्म वाले बन के क्यों हम पीछे पड़ जाते हैं, और कमर में खोस करके हम 38 बोर पिस्तौल क्यों लेके जाते हैं। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं विद्वान मित्रों को बहुत प्रणाम करते पूछूंगा, कैमोफ्लाजिंग की जब तक हमें स्पेलिंग ना आ जाए तब तक इस पे हम प्रकाश न डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर अभी मेरा मूल सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये जो अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है आज तड़के, और जो मंगेश
राकेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, ये क्या जाति देखकर ये बैलेंसिंग एक्ट थी या नहीं थी, या इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं हो संदीप सकती? जी, आप मैं एक मिनट विक्रम जी, सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, कुल मिलाकर 14 आरोपी, 9 हिरासत में पुलिस के, 3 अभी फरार हैं, और 2 जिन पर सबसे ज्यादा राजनीति हुई उनको ही ढेर किया जाता है। संदीप जी, आप इतने विद्वान, देश के माने हुए एडिटर हैं, पूरे भारत में नहीं विश्व में आपका सम्मान है। ये इतना सहज सवाल नहीं है कि मैं हलवाई की दुकान पे गया और बालूशाही की जगह मैंने रसगुल्ला खा लिया ना। एक ही कदम उठा था गलत राह शौक पर, जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती है। एक त्रुटि हुई तो फांसी की सजा है। इतना आसान नहीं है कि चूंकि बैलेंसिंग एक्ट है, आपके लिए हमारे लिए तो बड़ा आसान है कि आज स्टूडियो में बैठ करके इसके ऊपर चिंतन मंथन मनन कर सकते हैं, लेकिन जब गोली चलती है तो ये जरूर है कि अगर जरा सी त्रुटि हुई तो पुलिस वाले के लिए कैरियर तो जाएगा ही जाएगा, पुलिसकर्मी जेल भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी और बर्खास्त भी होगा और आजीवन कारावास और फांसी भी हो सकती है। इसलिए इसको इतने हल्के में हम लोग न लें। हम लोग चूंकि अपने